तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं मैट्रिसेस। बेसिक है, मैट्रिसेस का डिफिनेशंस है और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मैट्रिसेस का टाइप्स और उसका डिफिनेशन। तो चलिए देखते हैं क्या है डिफिनेशन। ए मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of elements in rows and columns kept in a bracket, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में उसके एलिमेंट्स को रखते हैं। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आपका है A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N। तो क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका, एलिमेंट्स का। कहाँ, रो एंड कॉलम में, और जिसको हम लोग कहाँ रखते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है, एक मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, A इज इक्वल टू AIJ M इंटू N। तो अब देखते हैं ये क्या है। ठीक है, AIJ यहाँ पर जो है आपका, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। क्या है, एलिमेंट्स हो जाएगा वो आपका। उसके बाद ये जो I यहाँ पर है, ये I बताएगा आपका कि जो एलिमेंट्स है वो किस रो में है। तो ये I जो आपको यहाँ पर बताता है वो क्या बताता है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन रो, यानी वो किस रो में है। J किस चीज़ को बताएगा, J बताएगा पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम, कि वो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट जो है वो किस कॉलम में है। ठीक है, M यहाँ पे क्या है, M बताएगा कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें कितना रो है। तो ये बताता है आप नंबर ऑफ रोज को, कि दिए हुए मैट्रिक्स में कितना रोज है। और N किस चीज़ को बताता है आपको, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को। और M इंटू N जो है आपका, ये बताता है कि आपका जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो ये जो M इंटू N जो है ये किस चीज़ को बताता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए कि फॉर मैट्रिक्स के लिए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में ये जो हो सकता है आपका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, इक्वल। यानी एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ रो बड़ा हो सकता है नंबर ऑफ कॉलम से। यानी किसी मैट्रिक्स में ऐसा भी हो सकता है कि उसका रो ज़्यादा है और नंबर ऑफ रो ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, कम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है, रो जो है, सॉरी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो नंबर ऑफ रोज है वो कम है नंबर ऑफ कॉलम से। ठीक है, तो मैट्रिक्स के लिए ये होता है। मगर डिटर्मिनेंट में याद रखिएगा यहाँ पर कि फॉर डिटर्मिनेंट ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है डिटर्मिनेंट में। ठीक है, तो चलिए यही था डिफिनेशन कि क्या है, एक जो मैट्रिक्स है वो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का रोज में एंड कॉलम्स में, जिसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर कि मैट्रिक्स, जैसे हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, आपके पास है A B C D E F। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसमें रोज कितना है, जो भी हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो इसमें 2 रो हैं एंड कॉलम्स कितना है, 1 2 3, इसमें 3 कॉलम्स है।
तो यहाँ जो है ए बी सी और डी ई एफ जो है वो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो ये हुआ इसका बेसिक डिफिनेशन हुआ। अब देखते हैं टाइप से कि ये मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं। वहाँ पर और क्लियरली हम लोग समझेंगे कि कितने तरह का मैट्रिक्स है, किस तरह से हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। नाम में ही है रो, मतलब सिर्फ उसमें एक ही रो हो, ठीक है ना। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, क्या हो, एक रो, एंड कॉलम कितना भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना। कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। देख लेते हैं एग्जांपल से। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक ही रो हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ए बी सी। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3, तो ये 1 into 3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 2 3 5 8, इस तरह से। यहाँ भी क्या है, एक रो है और क्या है आपके पास 4 कॉलम है, ठीक है। यानी इसको अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें, इसके सिंबल के फॉर्म में, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A1J, ऐसा लिख सकते हैं A1J। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो एलिमेंट्स का पोजीशन होगा वो सिर्फ रो में ही होगा, एंड 1 into n, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसको, इसी को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमको लिखना है रो मैट्रिक्स इस फॉर्म में, क्या लिखेंगे, A11 A12 A13, बस यही है मेरा रो मैट्रिक्स। तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, रो जो आप जान लीजिए यहाँ पर कि अगर AIJ है तो ये है, आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, ये किस चीज़ का पोजीशन है, रो का, और ये किस चीज़ का है, कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स में, तो यहाँ पर जो रो मैट्रिक्स है आपका क्या है, इसको हम लिखे हैं A1J, मतलब I का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। I किस चीज़ को बताता है कि वो किस रो में है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो में ही होगा, A11 A12 A13, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 1 है, तो इसको 1 into n, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, सिर्फ एक ही कॉलम हो और एनी नंबर ऑफ रो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक कॉलम हो। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। A इज इक्वल टू हमारे पास A B C, और इस तरह से हम इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1 2 3, आपके पास 3 रो है और एक कॉलम है। तो पहले हम लोग रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं मैट्रिक्स का। यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 3, इस तरह से। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 रो और एक कॉलम है। इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगे तो AI1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पोजीशन है एलिमेंट्स का वो हमेशा कहाँ रहेगा, फर्स्ट कॉलम में ही रहेगा, और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा M into 1, यानी M क्या है, नंबर ऑफ रोज है, और 1 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ यहाँ पे आपका कॉलम ही एक है और बाकी रो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, यहाँ 1 2। तो इस तरह से ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, बहुत बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपको मालूम है रेक्टेंगल कब बनता है, जब क्या हो, लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाए, डिफर कर जाए, है ना। तो वही है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है कि ये जो मैट्रिक्स है AIJ M into n, ये रेक्टेंगुलर होगा। कब, जब इसका
एलिमेंट नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, अगर इसको आप इसके एलिमेंट्स को अगर आप एक बॉक्स के अंदर अगर रखना चाहें तो देख रहे हैं इस तरह से क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो क्या हो गया यहाँ पे m और n। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका 2 रो और कॉलम कितना है, 3 है। तो क्या हो रहा है, m और n दोनों डिफर कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, b 3 5 2 1 6 1। ठीक है, इसमें भी क्या है, आपको यहाँ भी देख पा रहे हैं कि 1 2 3 रो है यहाँ पे एंड कॉलम कितना है, 2 है। तो इस तरह से इसको, यहाँ भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपका स्क्वायर कब बनेगा, जब आपका लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी यहाँ पर ये सेंस है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाए, अगर इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देख क्या है, ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन। ये स्क्वायर होगा कब, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इसका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 4 6 2 8, ये सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और कितने ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। एक और थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 2 3 3 2 1 5 6 एंड 7। ये भी एक क्या है, मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। और कितना है, 3/3 का है, 3 इंटू 3 का है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप है आपका नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। कहने का मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 है। और इसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं, 0 लाइक 0 की तरह ही है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। एक और 3 इंटू 3 में भी देख लेते हैं कि आपका ये मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर उसका सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, डिफिनेशन समझना कोई टफ नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा समझने का चीज़ है, क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, किसको बोलते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल इफ aij is equal to 0 when i not equal to j। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पर n इंटू एन या फिर m इंटू एम भी ले सकते हैं। इज कॉल्ड डायगोनल इफ ए आई जे, यानी जो ए आई जे के पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हो उसका वैल्यू क्या हो, 0 हो। कब, जब i नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, तो समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, A11 A12 A13। एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख रहे हैं, A21 A22 एंड A23।
नेक्स्ट है A31, A32 एंड A33, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब? जब आई जे जो एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। कब? जब आई और जे इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन है इसका जो डायगोनल में जो है यहाँ पे क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आई और जे क्या है, इक्वल है। आई किस चीज़ को बताता है? वो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन रो, और जे किस चीज़ को बताता है? पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन कॉलम। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इक्वल है, यानी A11, A22 और A33 है। और बाकी ये जितना एलिमेंट्स है यहाँ पे क्या है, 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, फिर यहाँ देखिए 2 1, यानी यहाँ पर आई एंड जे क्या है, इक्वल नहीं है। तो कहने का मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब? जब ये जितना भी एलिमेंट्स है आपका ये और ये सभी क्या हो जाए, आपका 0 हो जाए। तो यही बात इस डिफिनेशन में लिखा गया है कि ए जहाँ पर आई जे, जब आई और जे इक्वल नहीं है तो वो सारा एलिमेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, और ये इक्वल वाला है तो ये नॉन जीरो है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो कहने का मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा कब? जब ये एलिमेंट्स आपका रहेगा अलोंग द डायगोनल, अब बाकी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो डायगोनल के अलोंग एलिमेंट्स होगा और बाकी क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह के हम लोग मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ले लेते हैं एग्जांपल एक, जैसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 0 0 0 3 0 0 0 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये डायगोनल के अलोंग ही एलिमेंट्स है और बाकी जो भी अदर एलिमेंट्स है एबव एंड बिलो द डायगोनल आर क्या, 0। ठीक है, तो हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे ये जो मैट्रिक्स है मेरा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं DIAG। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5 3 एंड 6, यानी डायगोनल में सिर्फ आपका 5 3 और 6 होगा। तो इतना के बदले हम इसको भी यूज कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे, अभी जो मेरा डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें क्या था, जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, डिफरेंट। मगर जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग कहाँ से डिफाइन करेंगे, डायगोनल से, कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ द इंट्रीज अलोंग द डायगोनल्स, यानी डायगोनल के अलोंग जो भी इंट्रीज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो फिर वो कोई और मैट्रिक्स हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आपको मालूम है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है डायगोनल का, वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, A 0 0 0 A 0 0 0 A, यानी इसका जो डायगोनल के अलोंग जो इंट्रीज है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यानी डायगोनल के
अलोंग जो भी इंट्रीज है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर इसी में अगर ये एलिमेंट्स अगर मेरा 1 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो मेरा मैट्रिक्स है वो क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द एंट्रीज अलोंग द डायगोनल्स आर 1, यानी डायगोनल के अलोंग जो एंट्री होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो I2 भी लिख सकते हैं, या फिर आई भी लिख के इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 1 0 0 1। ठीक है, कितने ऑर्डर का है ये, सेकेंड ऑर्डर का। इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, या फिर इसको हम I से या फिर I2 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों है ये यूनिट मैट्रिक्स, क्यों, क्योंकि इसके डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स है, जो इंट्रीज है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपका जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, वो डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बट 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये, स्केलर भी है एंड डायगोनल भी है। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल में भी कैसा है, जिसका डायगोनल का इंट्रीज कितना है, 1 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर इफ, यानी एक मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर बोल सकते हैं। क्या है ये मेरा, Aij n इंटू n, स्क्वायर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर होगा इफ उसका जो Aij के अलोंग जो भी एलिमेंट्स होगा 0 होगा। कब, ये देखना पड़ेगा कि जब I ग्रेटर देन j। ठीक है, तो चलिए फिर से हम एक मैट्रिक्स लेते हैं और इसके हेल्प से हम एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखते हैं। A11 A12 A13 पहले पूरा ले लेते हैं, और यहाँ से समझने में क्या होगा, आसानी होगा। A12 ये आपका A22 A23 A31 A32 एंड A33। तो बोल रहा है ये हम एक मैट्रिक्स लिखे हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से हम समझेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। तो चलिए एक मैट्रिक्स यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं यहाँ से कि क्या होगा। Aij मतलब डायगोनल के या तो ऊपर या फिर नीचे, मगर यहाँ पर कंडीशन है कि I ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी जहाँ पर रो का जो पोजीशन है जैसे क्या है, बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कहाँ कहाँ जो एलिमेंट्स है उसका जो पोजीशन है क्या है, जे से बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रो का पोजीशन है 2 और 1 जो है वो किस चीज़ का, कॉलम का पोजीशन है। तो यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 0 होना चाहिए। तो बाकी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका A11 A12 A13 और ये तीनों जो पोजीशन है 0 होना चाहिए। तो ये 0, ये A22 ये A23 ये 0 ये 0 एंड ये 3 3। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी ऊपर में अगर आप एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है, तो चलिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। और बहुत ही सिंपल है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कुछ खास है नहीं, बस सिंपल डिफिनेशंस है, बस इसको समझ लीजिए।
क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादातर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो यूनिट मैट्रिक्स है उसका यूज होता है। क्या है, इससे कभी कभी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से डिफिनेशन से रहता है। अब इस तरह से मैट्रिक्स दे दिया, जैसे मान लेते हैं कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया, बोला कि बताइए ये मैट्रिक्स क्या है। जैसे मैट्रिक्स है आपके पास 5 8 6 0 3 5 0 0 8। ये किस तरह का मैट्रिक्स है? तो क्या है ये? अभी अभी हम समझे हैं ये किस तरह का मैट्रिक्स है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कहने का मतलब ये जो पोजीशन है ये कैसा पोजीशन है, जहाँ पर आई क्या होता है, जे से बड़ा होता है। अगर वो सब 0 हो जाता है तो इस तरह का मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ठीक इसका उल्टा, ये जो पोजीशन है यहाँ पर ये एलिमेंट्स जो भी, यानी कहने का मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पर जो एलिमेंट्स है अगर 0 हो जाए तो उसको क्या हो जाएगा? अभी ठीक जो लोअर में क्या हो जाएगा, ये कंडीशन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब i लेस देन j हो जाए। तो i लेस देन j कहाँ पर है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रो का पोजीशन है और ये कॉलम का पोजीशन है। तो ये 1 है और ये 2 है। तो ये तो i हुआ और ये 2 जो हुआ आपका j हुआ। तो यहाँ पर क्या है आपका जो i जो है और j से छोटा है। तो इस पोजीशन पर अगर सभी एलिमेंट्स क्या हो जाता है? 0, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। तो देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है आपके पास। मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये aij n इंटू n आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर इफ जो आपका फिर वही है कि aij इज इक्वल टू 0। कब? जब आपका i लेस देन j होगा। तो पीछे अभी समझे हम, इस पर सीधा एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास a 0 0, ये पोजीशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और बाकी आपका p b 0 q r और ये c। इस तरह से अब देख पा रहे हैं कि ये जो i जहाँ j से छोटा है उस पोजीशन पे जो भी इंट्रीज है वो क्या है? 0 है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है आपका कि इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? तो 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they are of same order and the corresponding entries must be क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो 2 मैट्रिक्स आपका इक्वल हो सकता है। यानी सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स A है। A इसको मान लेते हैं aij और ये m इंटू n का एक मैट्रिक्स है। एंड जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो मान लेते हैं bij और ये भी आपका क्या होना चाहिए? m इंटू n। यानी दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर क्या है? m इंटू n का है और इसका भी ऑर्डर क्या है? m इंटू n का है। अब ये दोनों इक्वल होगा, एक तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और ये जो एलिमेंट्स है ये भी क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो कहने का मतलब कि A और B आपका इक्वल होगा। कब? जब उसका aij पोजीशन का जो एलिमेंट्स है वो bij के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है? जैसे एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड x एंड y। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। इफ एक मैट्रिक्स दे रहा है आपके पास A 3x 2 5 एंड
जो बी मैट्रिक्स है आपके पास y 7 2 and 5 है इफ मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है आपका इक्वल है, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्सेस क्या है इक्वल है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका भी ऑर्डर और इसका भी ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। अब देखते हैं कैसे यहाँ से हम x एंड y फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए, दोनों मैट्रिक्स आपको इक्वल बोल रहा है तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं इक्वेट कर लेते हैं। सिंस जो मैट्रिसेस है आपका मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिक्स क्या है आपका इक्वल है, यानी A और B दोनों क्या होगा इक्वल होगा। और A क्या है आपके पास 3x 2 5 और इधर में आपके पास क्या है B आपका जो है वो y 7 2 and 5, ठीक है। तो अब यहाँ से ये दोनों इक्वल कब होगा, सिंपल सी बात है, x के जगह पर कितना हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ से ये 2 है, यहाँ क्या बोला था यहाँ पर कि द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी क्या इक्वल, ठीक है ना। तो जो जिस पोजीशन पे इधर में जो एंट्री है उसी पोजीशन पे सेम एंट्री यहाँ पे होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 है तो ये भी 2 है, 5 है, तो यहाँ 3 है और यहाँ y है, तो यानी यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, x का वैल्यू 7 है। तो बहुत ही आसान है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इस पर बेस्ड हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इक्वालिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है, यहाँ से आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या है, एक मैट्रिक्स इधर गिवन है, एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स इधर गिवन है, दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ से आपको क्या करना है ए बी सी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, अभी देखिए हमको क्या करना है, इसका जो पोजीशन है इस पोजीशन पे कितना है 4 है, बस दोनों को इक्वेट कर लेना है। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 1 बोल लीजिए। अभी हमको a एंड b निकालना है, फिर c एंड d भी निकालना है। तो पहले a एंड b का ही देख लेते हैं। फिर a माइनस 2b आपका a माइनस 2b कितना है -3 है, इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप a एंड b जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं दो वेरिएबल्स के लिए, वैसे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा आपका, बहुत आसान है। यहाँ b है और यहाँ -2b है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा आपका 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 8 एंड ये आपका a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 2b और -2b कैंसिल हो जाएगा। 4a प्लस a 5a इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5, यहाँ से a कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, a निकल गया। तो यहाँ से आप 1 से b निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 1 a का वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ पे आप 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, तो यहाँ से आपका b निकल गया। सिमिलरली हम लोग अब c एंड d को भी इक्वेट करके कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ से 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 है, क्या है, फिर हम इक्वेट कर लेते हैं 5c माइनस d इज इक्वल टू कितना 11, इसको इक्वेशन 3 बोल लीजिए आप। फिर 4c प्लस 3d इज इक्वल टू कितना है 24 है। तो आपके पास 4c और प्लस 3d इज इक्वल टू 24 है, ठीक है, इसको इक्वेशन ऑफ 4 बोल लीजिए। अब क्या करना होगा, आप देख रहे हैं यहाँ 3d है और यहाँ -d है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आप इसको
ऐड कर लीजिए तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ से C निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 15C माइनस 3D इज इक्वल टू ये 33 एंड इधर फिर आपका 4C प्लस 3D इज इक्वल टू 24। बहुत ही आसान है मैट्रिक्स। देखते हैं ये और ये ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। 15 एंड प्लस 4 19C, 19C इज इक्वल टू ये आपका 57। 33 प्लस 24 आपका 57 हो जाएगा तो यहाँ से C का वैल्यू हो जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 19। ये 3 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा यानी C का वैल्यू आपका 3 हो गया। ठीक है ना, जब C का वैल्यू 3 हो गया तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल लीजिए 3 या 4 में तो यहाँ से आपका D का वैल्यू निकल जाएगा। तो C का वैल्यू यहाँ डाल लीजिए फ्रॉम 3 से हम D का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए 3 क्या है आपका 5C, तो 5C का वैल्यू आपका 3 आया माइनस D इज इक्वल टू 11। तो ये 15 माइनस D इज इक्वल टू 11 तो आपका यहाँ से D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आपका D C फिर यहाँ आपका B और A निकल गया। तो ये इक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, हमको जो मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर लेना है, हमको इक्वेट कर लेना है और वहाँ से जो भी अननोन है वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इसमें बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी अगर एक मैट्रिक्स है उसमें 12 एलिमेंट्स गिवन है तो आप इससे कितने ऑर्डर तक का आप बना सकते हैं मैट्रिक्सेस, यानी कितना मैट्रिक्स आप बना सकते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 12 है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इसका पॉसिबल फैक्टर्स है कर देते हैं। देखिए सबसे पहला 1 into 12 ऐसा लिख सकते हैं, यानी एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें एक रो, आपको बताया गया है ना कि अगर एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं Aij और m into n लिखते हैं इसको। ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और अगर इसको अगर आप मल्टीप्लाई, जैसे आप एग्जांपल लेके के लिए थोड़ा सा और एक बात समझ लीजिए, जैसे 2, 3, 5 एंड 6 है, ये कितने ऑर्डर का है, 2 into 2 का है ना, 2 into 2 ऑर्डर का है, तो ये इसका सेकेंड ऑर्डर कहलाएगा 2 into 2। मगर जब 2 into 2 करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 हो रहा है ना, तो ये जो 4 आया ना, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 4 है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बात समझ में आया। तो इसी तरह से अगर एक डिटर्मिनेंट में, एक मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो इस तरह से आप कितना पॉसिबल ऑर्डर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि 1 into 12, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो एंड 12 कॉलम्स हो। ठीक है, दूसरा इसको हम 12 into 1 बना सकते हैं। वेरी गुड, ये भी ठीक है। और क्या बना सकते हैं, आ जाइए आपका 6 into 2, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 6 रो और 2 कॉलम्स हो। हाँ, ऐसा बना सकते हैं। फिर 2 into 6, हाँ ये भी बना सकते हैं। नेक्स्ट 4 into 3 का बना सकते हैं और फिर 3 into 4 का बना सकते हैं। और क्या हो सकता है, बस हो गया, यही हम बना सकते हैं। तो कितना मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, 1, 2, 3, 6 मैट्रिक्स हम लोग यानी बना सकते हैं इस तरीके से, जिसमें 12 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो वही बोला था कि इफ ए मैट्रिक्स हैव 12 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो यही इसका पॉसिबल ऑर्डर्स है। और कितना मैट्रिक्स बन सकता है,
आपके पास 6 मैट्रिक्स इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ से 6 मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसका ये डिफरेंट ऑर्डर से। नेक्स्ट को बोल रहा है कि व्हाट इफ, क्या होगा अगर इसके पास अगर 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13, इसका तो फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, बस यही हो सकता है कि अगर 13 एलिमेंट्स है तो एक 1 × 13 का और एक 13 × 1 का 2 मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जिसमें 1 रो एंड 13 कॉलम होगा, और दूसरा मैट्रिक्स जो होगा जिसमें 13 रो एंड 1 कॉलम, यानी यहाँ से सिर्फ हम एक रो मैट्रिक्स और एक कॉलम मैट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। आपको यहाँ पे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करना है अ मैट्रिक्स 2 × 2 का, यानी सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाना है, जो मैट्रिक्स इस तरह से है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसके एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमको कितना है, 2 × 2 का है। तो सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये Aij गिवन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं। 2 × 2 का है तो इसके लिए हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, A11 A12, ठीक है। नेक्स्ट A21 एंड A22, यही मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स है। Aij क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 × 2 का है तो इसलिए हम इस तरह से 2 × 2 का मैट्रिक्स मेरा ये होगा। अब ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एक रिलेशन से रिलेटेड है, देख रहे हैं क्या है वो, Aij = I + j का स्क्वायर / 2। तो अब हम क्या करते हैं, 1 by 1, जैसे हमको A11 निकाल लेते हैं। A11 निकालने के लिए यहाँ I कितना है, 1 है, और J भी कितना है, 1 है। बहुत ही सिंपल है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा ये देख लीजिए, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2। यानी A11 पे जो एलिमेंट्स आएगा वो क्या आएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये एक रिलेशन इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका A12 क्या हो जाएगा, I के जगह पर 1 रखेंगे हम लोग और J के जगह पे 2 रखेंगे, स्क्वायर / 2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/2। तो A12 का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, 9/2। एंड A21 पे जो होगा वो अब क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 का स्क्वायर / 2। तो ये भी आपका 9/2 हो जाएगा। एंड लास्ट वन जो आपका A22 है, तो A22 मतलब I के जगह पर भी हम 2 रखेंगे और J के जगह पर भी क्या रखेंगे, 2 रखेंगे /2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 का स्क्वायर आपका 16/2 यानी कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका सारा एलिमेंट्स हो गया। तो चलिए अब हम लोग अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, A11 के जगह पर मेरा कितना आया, 2 आया। A12 9/2 और A21 भी 9/2 आया है। तो ये आपका 9/2, यहाँ भी 9/2 और ये 8। तो इस तरह से एक 2 × 2 का मैट्रिक्स मेरा रेडी है। ठीक है, बहुत ही इजी है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमको क्या करना है, जो रिलेशन गिवन है, जो Aij में जो उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन गिवन है, बस उसी से हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स रेडी कर लेना है। यहाँ भी वही है। तो चलिए, ये भी 2 × 2 का है, मगर यहाँ I + j था, यहाँ I + 2j का स्क्वायर है। कोई बहुत ज़्यादा तो चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही इजी सेम क्वेश्चन है। तो चलिए हम A11 अभी देखें ना कि 2 × 2 के लिए हम क्या क्या निकाले, A11, A12, A21 और A22। तो यहाँ से भी निकाल लेते हैं। A11 I के जगह पर 1 रखेंगे, 2 और J के जगह पर भी कितना रखेंगे, 1 और इसका स्क्वायर / 2। तो कितना हो जाएगा ये,
2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A12, यानी i के जगह पर 1 रखेंगे और j के जगह पर आपको 2 रख लेना है, इसका स्क्वायर बाई 2। तो ये 2 × 2 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर आपका 25/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A21, यानी i के जगह पर अभी आपको क्या लेना है 2 प्लस j के जगह पे 1 लेना है, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 × 1 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर आपका 16, ये 16/2 यानी कितना हो जाएगा ये आपका 8। नेक्स्ट लास्ट देख लेते हैं आपका जो है A22, A22 के लिए क्या हो जाएगा i के जगह पे आपका 2 प्लस 2 × 2 इसका स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा आपका देखिए 2 × 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी 18। तो इस तरह से आपका एक 2 × 2 का मैट्रिक्स रेडी है जिसका एलिमेंट्स क्या है इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 9/2, 25/2, फिर आपका 8 और उसके बाद फिर 18। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 2 × 2 मैट्रिक्स रेडी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी इक्वालिटी बेस्ड ही एक क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ से आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये भी इक्वालिटी पे ही है क्वेश्चन। यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए 2 के पोजीशन पे ये इस पोजीशन पे 2 है तो यहाँ भी 2 है। यहाँ अब क्या करना पड़ेगा इक्वेट कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देख लीजिए यहाँ से अगर हम इक्वालिटी लगा रहे हैं यहाँ से 2 मैट्रिसेस का तो x प्लस y के पोजीशन पे क्या है 6 है तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से 5 प्लस z इसके पोजीशन पे कितना है 5 है तो यहाँ से तो आसानी से z का वैल्यू 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक है, फिर यहाँ देखिए x × y इस पोजीशन पे क्या है 8 है तो x × y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब तो डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ से क्या है 4 × 2 कितना होता है 8 होता है और 4 + 2 भी कितना होता है 6 है। तो अब देख लेते हैं x का वैल्यू 2 है या फिर y का वैल्यू 2 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ आपके पास है, यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं y का वैल्यू कितना 8/x। ठीक है ना, और इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा आपके पास देखिए x प्लस y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 8/x है इज इक्वल टू 6 है। यहाँ रख दिया हम इक्वेशन 1 में। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए x, ये x × x कितना हो जाएगा x² + 8 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा x² + 8 इज इक्वल टू 6x। ठीक है, इसको इधर आप लेके आ जाइए, ये हो जाएगा x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ से 6 है और ये 8 है तो इसका फैक्टर होगा 6 का। इसको 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि x² - 4x और -2x, यानी ये ऐड हो गए कितना हो जाएगा -6 और अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो
4 2 जा 8 जो 8x² के बराबर हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से x माइनस 4 दोनों में फिर कॉमन है तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे और इसको भी 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x माइनस 4 0, क्यों 0 के बराबर कर रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो हो सकता है या तो x माइनस 4 0 है या फिर आपका x माइनस 2 0 है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से x का वैल्यू 2। ठीक है, तो चलिए जब x का वैल्यू आपका 4 हो गया तो y का वैल्यू 2 होगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से फ्रॉम 2 कि जब आपका x का वैल्यू 4 होगा तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। और जब आपका x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से इक्वालिटी लगा के हम यहाँ से x एंड y निकाल सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें, और ये भी बहुत आसान है। यहाँ भी क्या करना है, हमको इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ से x, y एंड z फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इसका क्या है 1 2 3, इसमें क्या है आपको 3 रो गिवन है। कितना है 3 रोज गिवन है और कॉलम कितना है 1 है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी 3 रो और 1 कॉलम, 1 2 3 ऐसे है ना। यहाँ फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो गिवन है और 1 कॉलम है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। तो उसका जो एलिमेंट्स होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। फिर आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5 है, इसको 1 कह लीजिए, इसको 2, और फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 3, इसको इक्वेशन 3 कह लीजिए। अब यहाँ से आपको x, y एंड z निकालना है, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि आपको यहाँ से x, y और z निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ से x प्लस जेड का वैल्यू 5 है एंड y प्लस जेड का वैल्यू 3 है। तो अब ये तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ से क्या करें 1 और 2 का यूज कर ले। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से किस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। तो 1 में आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 गिवन है एंड 2 में x प्लस जेड है, यानी x और z का वैल्यू गिवन है, x प्लस जेड का। तो फ्रॉम 1 से आपके x प्लस जेड का वैल्यू गिवन है, तो बच जाएगा क्या y, ये y बच जाएगा आपका x प्लस जेड, और x प्लस जेड का वैल्यू कितना है 5, जो कि हम कहाँ से 2 से यूज कर रहे हैं। तो y प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। अब आ जाइए यहाँ से, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज 4, यानी y का वैल्यू आपका 4 आ गया। फिर आ जाइए, फिर हम यूज करते हैं 1 एंड 3 को, या आप फ्रॉम 3 से भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि y निकल चुका है। तो आ जाइए डायरेक्ट फ्रॉम 3 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से y का वैल्यू कितना आया है 4 एंड प्लस z इज इक्वल टू 3। तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज -1। तो z भी निकल गया आपका कितना -1। जब y और z निकल गया तो यहाँ से x निकाल लीजिए, या फिर फ्रॉम 2 से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए हम फ्रॉम 2 से ही इसको निकाल लेते हैं, फ्रॉम 2 x प्लस जेड। तो x तो अभी नहीं मालूम है,
z का वैल्यू कितना निकल के आया, -1 इज इक्वल टू कितना है, 5 है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, इधर आके +1 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि फाइनली जो हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हैं उसको हम लोग यूज करके बहुत ही आसानी से x का वैल्यू, x का कितना आया 6, y का वैल्यू है आपका 4 एंड z का वैल्यू -1, इस तरह से हम आसानी से निकाल पाएंगे। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या मेरा सही आया है। तो देखिए x + y + z कितना है, 9 है। तो 6 + 4 10 -1 9। तो इस तरह से जो आज का जो आपका लेक्चर था वो बेस्ट था। आपको क्या मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस का टाइप, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको मैट्रिक्स को देख के पहचान में आना चाहिए कि हाँ ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आज जो लेक्चर था आपका क्या था, वो बेस्ट था आपको डिफिनेशन पे और टाइप्स पे कि किस तरह से हम लोग किसी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, उसका डिफरेंट टाइप्स क्या होता है। तो ये सब इंट्रो था आज का मैट्रिसेस का। तो आप होप कि आप इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को याद रखें। और उसके बाद नेक्स्ट जो था मेरा वो इक्वालिटी पे बेस्ड था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। इक्वालिटी का यूज हर जगह आपको पढ़ने वाला है, थ्रू आउट द मैट्रिक्स में आपको, यानी पूरे चैप्टर में ये इक्वालिटी आपको कहीं ना कहीं यूज होगा ही। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर था, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।